नमस्कार। मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है जुडिशरी इन इंडिया। तो जुडिशरी की बात हम क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेट होता है, जब कभी भी कोई स्टेट होगा तो उसमें एक गवर्नमेंट का होना जरूरी है। और जब गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 डिफरेंट सेगमेंट और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक क्या होता है? लेजिस्लेचर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोवाइड करता है एक सेपरेट जुडिशरी का। दूसरा, जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में जहां संघीय ढांचा होगा तो फेडरल सिस्टम के एक फीचर में है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और इसको कहां से सब्सटैंशिएट कर सकते हैं? तो आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जुडिशरी से हमारा तात्पर्य क्या है, न्यायपालिका से आखिर समझते क्या है। तो जुडिशरी इज ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, अदालतों की एक प्रणाली है जो 3 काम करती है। पहला, कानून का विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। दूसरा, अप्लाइज एंड इन्फोर्सेस लॉ इन द नेम ऑफ स्टेट। और तीसरा, एडवाइस स्टेट ऑन लीगल इश्यूज। अब ये कैसे होता है इसको समझिए। इंटरप्रिटेशन, जैसे कि कभी भी लीगल कोई नॉर्म्स है जिसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, जैसे फर्दर हम आगे बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म दिया गया था कंसल्टेशन, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में। तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए डिफरेंट जजमेंट्स आए और उनमें अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। तो लीगल इंटरप्रिटेशन सबसे पहला काम है। दूसरा, अप्लाइज एंड इन्फोर्सेस लॉ, कैसे अप्लाई करता है? तो सबसे पहले कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा, तो डिस्प्यूट कब अराइज होता है? जब किसी लॉ का वायलेशन होता है या फिर कोई राइट का वायलेशन होता है। तो उसकी इन्फोर्समेंट के लिए हम कहाँ जाते हैं? अदालतों के पास जाते हैं। और अदालत क्या करती है? उसको लीगल तौर पे उसका निपटारा करती है। जैसे कि मानिए कि अब कहेंगे कि वो तो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। अदालत में कब जाते हैं? जब मानिए फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने कोई क्राइम कमिट किया, तो क्राइम क्या है? वायलेशन ऑफ लॉ है। तो उस वायलेशन ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर वायलेशन किया है तो लॉ खत्म हो गया, तो उस लॉ को एम्फेसाइज करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए अदालत के पास जाते हैं और अदालत अकॉर्डिंगली उसको सजा सुनाती है कि उस गलती के लिए। तो ये सिस्टम ऑफ कोर्ट्स की प्रणाली है। अब कोर्ट क्या होता है? कोई भी सिस्टम जो है जहां पे कि लीगल इंटरप्रिटेशन होता है उसको कोर्ट नहीं कह सकते। कोर्ट किसको कहेंगे? ए बॉडी ऑफ पीपल प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज। अब देखिए, अगर कोई जज है, न्यायाधीश का होना जरूरी है, ठीक है, और वो लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी होती है। तो आर्टिकल 13 के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ दिए गए हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ द लैंड है। दूसरा, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में जो कानून बनाते हैं उन कानून की बात करते हैं। और तीसरा, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, अर्थात कि कानून बना दिया गया, कानून में गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को कुछ अथॉरिटीज दी जाती हैं, वो जो कानून बनाते हैं, ठीक है, जो रूल्स लेट डाउन करते हैं, या स्पेशल जो लेजिस्लेशन होता है जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, तो वो भी कानून है। तो इन सब की इन्फोर्सिबिलिटी की बात करते हैं। अब आते हैं सिस्टम ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो जैसा कि पहले ही हमने समझा कि एक हमारे यहाँ जुडिशियल, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, लेकिन इंडिपेंडेंस की बात आप देखेंगे आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल इंडिपेंडेंस फ्रॉम कहां से दिया गया है? एग्जीक्यूटिव से। अब केवल एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंस इसलिए कहा गया क्योंकि फर्दर जब आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग पढ़ेंगे तो उसमें देते हैं कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजिस्लेचर तो ऑलरेडी वहां पे प्रोवाइडेड है। क्या? कि किसी भी जुडिशियल कंडक्ट को या फिर कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट,
या फिर पार्लियामेंट की कोई चीज जो है जजेस डिस्कस नहीं करेंगे, वहां पे वो जो है इम्यून होता है, एक्सेप्ट कि जब जजेस के रिमूवल का मोशन हाउस में डिबेट हो रहा हो। तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजिस्लेचर इज ऑलरेडी सिक्योर्ड, तो यहां पे दिया गया इंडिपेंडेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो हायरार्की ऑफ कोर्ट में सबसे ऊपरी पायदान पे है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब देखिए तीनों अपने अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंट हैं, बट एक क्या है कि हाई कोर्ट जो होते हैं उनका सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है अपने सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर, उस उनके जुरिस्डिक्शन में। लेकिन हाई कोर्ट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, दे आर गिविंग देयर ओन वर्डिक्ट, दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास रूल मेकिंग पावर होता है और वो अपने रूल बनाते हैं प्रोसीडिंग के लिए और अकॉर्डिंगली फंक्शन करते हैं। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट में अपने रूल खुद से बनाते हैं। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बट हायरार्की जो अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में, उसके बाद हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। नाउ कम टू फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट। तो फैक्ट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ सबसे पहले अगर बात करें तो ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें 7 जजेस की स्ट्रेंथ रखी गई थी, 7 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, इंक्लूडिंग सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिसेंटली अभी 2019 में क्या किया गया कि इस स्ट्रेंथ जो बढ़ के 31 हो चुका था, बार बार बढ़ाते बढ़ाते उसमें प्लस 3 जज और बढ़ा दिए गए, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हो गया वो 34 हो गया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कैसे अपॉइंट होता है ये हम अभी देखते हैं। किस तरह से प्रोविजन क्या है, प्रोविजन कहता है कि जब चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होना हो तो चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही मे डीम नेसेसरी, ठीक है, इसमें वो प्रेसिडेंट जिस जिस जज के से कंसल्ट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो इसके लिए क्या किया गया है कि एक सीनियरिटी नॉर्म्स फॉलो किया जाता है। सीनियरिटी मतलब जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ऑल्दो ये जो है तो कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, इसमें चेंजेस हुए हैं, कई बार जो है तो सुपरसीड कर दिया गया है जजेस को, बट स्टिल दिस इज फॉलोड एज नॉर्म। दूसरा, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के, तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। एंड सच अदर जजेज ही मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस। और बाकी जजेज जिनको कि वो प्रेसिडेंट की नजर में जरूरी लगता है, इट मींस कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस तो है ही, क्योंकि यहाँ पे शैल वर्ड का यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। शैल का मतलब होता है कि इट प्रोवाइड्स एन मैंडेटरी प्रोविजन, इट इम्पोजेस एन ऑब्लिगेशन, यह करना ही है, ठीक है। तो इसी में देखते हैं कि यहाँ जो कंसल्टेशन वर्ड हमने बार बार देखा, यहाँ भी कंसल्टेशन है, तो कंसल्ट जो करते हैं प्रेसिडेंट, तो कंसल्टेशन की मीनिंग क्या है और क्या ये जो है कंसल्टेशन ये बाइंडिंग है। तो फर्स्ट जजेज केस आया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में, ठीक है, जिसको फर्स्ट जजेज ट्रांसफर केस कहते हैं। जजेस ट्रांसफर केस 3 हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस में कहा गया ये जो कंसल्टेशन है, ठीक है, कंसल्टेशन का मतलब है मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यू, ठीक है। अब मानिए कि केवल अपने अपने व्यूज, अपने अपने ओपिनियन एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो इसीलिए जो एडवाइस दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा, अर्थात प्रेसिडेंट उससे इंडिपेंडेंट होंगे, वो उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। बट फर्दर जब सेकेंड जजेस केस 1993 में आया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन क्या होता है, तो हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पोस्ट होता है,
जिसकी एग्जाम होती है, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उन्हीं के नाम से सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में कहा गया कि एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, अर्थात ये अब मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज नहीं रह गया, ये बाइंडिंग होगा। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पर्सनल व्यू नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस भी जब व्यू देंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो कोर्ट का व्यू रखने के लिए वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे। अर्थात यहीं से क्या कहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट होता है, जिस कॉलेजियम के बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, यहां पे आ गया कि सीजेआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ एससी। ठीक है, फर्दर थर्ड जजेस केस आता है 1998 में। ये एक रेफरेंस होता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जो कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के से उसके व्यूज ओपिनियन पूछते हैं, रेफर करते हैं कोई मैटर एडवाइस के लिए। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998 में क्या कहा गया कि जब कभी भी कंसल्टेशन होगा, तो वो तो बाइंडिंग तो पहले से ही आ रहा था बाइंडिंग होने के साथ साथ सीजेआई जो पहले 2 सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करते थे, वो अब 4 से करेंगे, और कंसल्टेशन जो होगी वो राइटिंग में होनी चाहिए। फर्दर इसमें कहा गया कि जब किसी नाम पे अगर मिनिमम 3 लोग एग्री करते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होने जरूरी है, ठीक है, तो वो नाम प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। अगर मानिए कि 4 जजेज अग्री करते हैं, ठीक है, मिनिमम, और चीफ जस्टिस उसमें नहीं है, तो वो नाम नहीं भेजा जाएगा। इसका मतलब ये आता है। और प्रेसिडेंट जो है, जो ओपिनियन भेजा जाता है, जो कंसिडरेशन भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, तो प्रेसिडेंट एक बार उस एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कॉलेजियम के पास। सिमिलरली जजेज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, बस उसमें मैनर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जिसको हम अभी फर्दर आगे देखेंगे। नाउ कम टू कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए एक चीज, जो फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं और एलियन के लिए हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरा, सिटीजन्स का हम आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो केवल इंडियन सिटीजन ही होल्ड कर सकता है, किसी भी एलियन को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए जजेज जो हैं उनका क्या होगा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो या तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में 5 साल तक, या तो एक ही हाई कोर्ट में 5 साल रहे हों बतौर जज, या फिर 2-3 हाई कोर्ट या फिर 5 हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट है इन सक्सेशन वो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हों, या फिर 10 साल तक 10 years 1 और मोर हाई कोर्ट इन सक्सेशन एडवोकेट रहे हों, ठीक है, लीगल प्रैक्टिस की हो, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों। किसके, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की नजर में वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हों। ऑल्दो आज तक के इतिहास में इतना टाइम हो गया, आजादी को तकरीबन 70 साल हो गए हैं, इसके बावजूद आज तक एक भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट अपॉइंट नहीं किए गए हैं चीफ जस्टिस जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पोस्ट पे। ऑल्दो अगर देखा जाए बार से, तो बार से बहुत सारे लोग लिए गए हैं। अभी रिसेंटली जो जस्टिस सिकरी हैं या फिर नरीमन है, दे आर टेकन फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। और उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है, 65 ईयर, 65 साल की उम्र तक वो उस पद पर बने रहेंगे। और रिटायर होने के बाद जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बार्ड फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस। बार्ड का मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो कहीं लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी भी कोर्ट में नहीं, किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की परिसीमा के अंदर किसी भी अदालत या फिर
न्यायाधिकरण के तहत वो लीगल प्रैक्टिस करने से बाहर कर दिए जाते हैं। और ये क्यों किया जाता है? ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिक्योर्ड रहे। अब कैसे? मानिए कि बाईपास वो हो सकता है ना, पार्शियलिटी हो सकती है, बायस्ड हो सकते हैं जजेज। अगर मानिए कि वो लीगल प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे कि जो फर्दर उनके क्लाइंट बनने के ऑप्शंस होंगे उनको उनके फेवर में वर्डिक्ट जा सकती है। तो इससे एक जो इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो इंटीग्रिटी ऑफ कोर्स है, जुडिशरी है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद जजेज को लीगल प्रैक्टिस से बाहर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज को। बट वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि कोई कमिटी गठित की जाती है तो कमिटीज में चले जाते हैं। गवर्नमेंट कमिटीज इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमिटी बनाती है, उसमें भेज देती है। या फिर जो जजेज होते हैं, जैसे पी सदाशिवम को गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था केरल का। या फिर जैसे रिसेंटली अभी गोगोई जो हैं, गोगोई राज्यसभा के एमपी बने हैं, नॉमिनेटेड एमपी। ठीक है, तो फर्दर पोस्ट लेते हैं, बट लीगल प्रैक्टिस से वो बार्ड होते हैं। फर्दर कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके जो चेयरमैन होंगे वो हमेशा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पोस्ट हैं जो कि फिक्स भी हैं और फर्दर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, बट वो लीगल प्रैक्टिस से बार्ड होते हैं। नाउ कम टू द सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट्स का मतलब क्या है कि जहां सुप्रीम कोर्ट बैठता है। तो आर्टिकल 130 कहता है कि जो सीट होगा वो दिल्ली में होगा या फिर कहीं ऐसी जगह जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। कैसे? विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहां चाहें वहां सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बना सकते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हाई कोर्ट की कई बेंचेज बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेंच कहाँ है? लखनऊ में। दूसरा जोधपुर हाई कोर्ट का एक बेंच है जयपुर में। तो इस तरह से बेंचेस बनाए जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का अभी तक के इतिहास में कोई बेंच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिवली दिल्ली में बैठती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस। एक्टिंग जजेस क्या होती है कि जैसे मानिए कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मानिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लंबी छुट्टी पे चले गए या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया गया। अब रिजाइन कर दिया तो ऑफिस में वैकेंसी हो गई, तुरंत तो किसी को नहीं अपॉइंट किया जा सकता। तो फॉर द टाइम बीइंग एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एडॉक जजेस क्या होते हैं? एडॉक जजेस होते हैं जब मानिए कि कोरम पूरा नहीं होता। कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मानिए कि कोई केस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल केस के लिए मिनिमम 5 जजेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मानिए कि 4 ही हो रहे हैं तो वहां पे एक की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की मांग है कि 5 मिनिमम होने चाहिए। तो प्रेसिडेंट एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं, और जिस किसी को भी करेंगे द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट मस्ट बी कंसल्टेड, उनसे कंसल्ट किए बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस। अब मानिए कि 65 साल की एज हो गई, हमने देखा कि 65 साल की एज के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद आफ्टर 65 ईयर ऑफ एज, ठीक है, चीफ जस्टिस विथ प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, सहमति लेकर के चीफ जस्टिस क्या करेंगे, रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आकर के और कुछ जो है तो जजेज का काम कर दीजिए। ठीक है, जिस दौरान ये कब किया जाता है कि जब मानिए कि एक्सेसिव बर्डन हो जाए, तो करने के केस में एक्सेस वर्क हो जाए फॉर द टाइम बिंग, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप आकर के जज का काम कर दीजिए। ऐसे केसेस में रिटायर्ड जज जो होंगे, जो जज के रूप में काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के,
वो सारे पावर एंड प्रिविलेज होंगे उनके पास, सुप्रीम कोर्ट जज के। नाउ कम टू हाई कोर्ट। अब देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैक्ट्स को इंडिपेंडेंटली देखा है। अब हम अभी जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हर चीज को कंपेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है। तो आर्टिकल 214 ये कहता है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर वन और मोर स्टेट्स। अब देखिए, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वन स्टेट था, बट क्या किया गया कि जब 1956 में फर्दर बनाए गए क्या नए स्टेट्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो ये वन और मोर स्टेट्स कर दिया गया। वन और मोर स्टेट्स का मतलब है कि एक ही अदालत होगी जिसका जुरिस्डिक्शन 2 या 3 स्टेट्स के ऊपर होगा। उदाहरण के लिए जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, तो पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ तीनों पे जो है ये इसका जुरिस्डिक्शन है। मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र और गोवा के ऊपर है। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है। हाई कोर्ट फॉर आंध्रा एंड तेलंगाना, जब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के नए स्टेट का गठन किया गया, बट हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन दोनों पर एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से वन और मोर स्टेट के लिए हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो सकता है। स्ट्रेंथ क्या होगा, तो एवरी हाई कोर्ट हैज ए चीफ जस्टिस। अब एक चीफ जस्टिस तो होंगे ही, साथ में सच अदर नंबर ऑफ जजेस एज द प्रेसिडेंट में डीम्ड नेसेसरी टू अपॉइंट। अब देखिए डिफरेंस क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ बढ़ाने या घटाने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट में कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। जैसे रिसेंटली 2019 का मैंने एग्जांपल दिया कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 जो कि अब एक्ट बन गया, 3 जजेस का नंबर बढ़ाया गया। सिमिलरली बट यहां पे प्रेसिडेंट बिना किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के प्रेसिडेंट को पावर है कि वो गजट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ बढ़ा या घटा सकते हैं। तो कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये क्या करते हैं कि टेम्पर कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले केस में लिख देंगे प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट वाले केस में पार्लियामेंट, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अपॉइंटमेंट होगा कैसे, तो आर्टिकल 217 जो है वो बात करता है मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट की, साथ में अपॉइंटमेंट की। तो क्या कहता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट होना है तो कॉलेजियम तो रिकमेंड करेगा ही। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन का मतलब है कॉलेजियम, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में कौन, 4 सीनियर मोस्ट जजेस। गवर्नर ऑफ द स्टेट, अब जिस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होना है उस स्टेट के गवर्नर से भी सलाह ली जाती है, ठीक है। बट फॉर द अदर जजेस के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। अब जहां पे यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट अराइज क्या होगा कि अगर मानिए कि किसी भी स्टेट, एक हाई कोर्ट है जिसका जुरिस्डिक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के ऊपर है, तो सभी के गवर्नर से कंसल्टेशन की जाएगी। और हाई कोर्ट में एज ऑफ रिटायरमेंट इज 62 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अभी कितना है सुप्रीम कोर्ट का 65, यहाँ पे हाई कोर्ट में 62 ईयर्स है। तो मोस्ट ऑफ द जजेस जो कि हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो उनके पास 3 साल का वर्किंग टेन्योर बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ कम टू क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या था कि सिटीजन ऑफ इंडिया, सिमिलरली हाई कोर्ट के जज के लिए भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, ठीक है। बट वहां पे 5 साल तक हाई कोर्ट में जज, यहां पे क्या है कि जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए भारत में 10 साल के लिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, 1 और मोर हाई कोर्ट इन सक्सेशन, ठीक है। तो हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का जो ओपिनियन वाला पोर्शन था वो नहीं है। प्लस टाइम पीरियड क्या है, बतौर जुडिशियल ऑफिसर और एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए होना आवश्यक है हाई कोर्ट में जज बनने के लिए। नाउ कम टू एडिशनल जज इन हाई कोर्ट।
अब एडिशनल जज क्या होता है? तो एडिशनल जज 2 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं एक तरह से। ये क्यों किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? तो अगर मानिए कि अचानक से लिटिगेशन जो है तो बाढ़ की तरफ बढ़ गया हाई कोर्ट में, ठीक है, टेम्पररी इंक्रीज इन बिजनेस, बहुत ज्यादा काम आ गया है, तो उस काम के निपटारे के लिए एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर सकते हैं। या फिर एरियर बहुत ज्यादा, एरियर का मतलब होता है कि पुराना केस जो है तो वो डेट तारीख पर तारीख पढ़ते रहने के कारण बहुत ज्यादा जब पेंडिंग हो जाती है, तो इस केस में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? एडिशनल जजेस को हाई कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ कम टू कि जिस किसी को भी अपॉइंट किया जाएगा, द कंसर्न पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए जज इन हाई कोर्ट। इसका मतलब कि जो जजेज ऑफ हाई कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन फिक्स है, उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने चाहिए। अगर वो उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो इस केस में उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। नाउ कम टू एक्टिंग जजेस। एक्टिंग जजेस क्या होता है कि अगर मानिए कि चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑफिस में वैकेंसी है, वैकेंसी कब हो सकती है? रेजिग्नेशन, डेथ, या फिर लॉन्ग लीव, या फिर रिमूवल। तो उस केस में क्या किया जाता है कि प्रेसिडेंट किसी परमानेंट जज जो होंगे उस हाई कोर्ट के, उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देंगे। अब जब एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देंगे तो उस जज का सीट खाली हो जाता है, तो उसके लिए एक एक्टिंग जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, एक्टिंग जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है जब तक के लिए कि जो परमानेंट जज है वो चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो दिस इज एक्टिंग जज। अब ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो हमने जजेस ट्रांसफर केसेस देखे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का लगभग सेम है प्रोविजन, तो एसपी गुप्ता केस में ट्रांसफर को लेकर के क्या कहा गया कि अगेंस्ट द विशेज ऑफ जज, अगर मानिए कि ये जरूरी नहीं है कि कोई हाई कोर्ट के जज साहब दूसरे हाई कोर्ट जाने में अगर अपनी मतलब बताते हैं कि नहीं मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, उनकी इच्छा नहीं है, बट उनके विशेष के अगेंस्ट भी भेजा जा सकता है। और इसी केस में कहा गया कि एटलीस्ट 1/3 स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, जिस स्टेट का जो हाई कोर्ट है किसी स्टेट का, तो 1/3 स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो आउटसाइड स्टेट से होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कही गई कि अगर मानिए कोई जज है किसी हाई कोर्ट में, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, बट उनके चिर परिचित मित्र, ठीक है, बहुत क्लोज रिलेटिव्स या फिर मित्र जो उस एक हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है जज को उस अदालत से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का। तो ये हाई कोर्ट के केस में ट्रांसफर को लेकर के कुछ नॉर्म लेट डाउन नॉर्म्स हैं। नाउ कम टू द वैकेंसी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी कब होती है। ठीक है, तो एक तो रेजिग्नेशन है। रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, रेजिग्नेशन हमेशा उसको दिया जाता है। हमेशा नहीं कहूंगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदरवाइज अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ही हम रिजाइन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो रेजिग्नेशन किनको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी सीट खाली होगी। दूसरा, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या है कि अगर मानिए कि आपने जो मैक्सिमम एज फिक्स है, फॉर द पर्पस ऑफ हाई कोर्ट इट इज 62 ईयर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इट इज 65 ईयर्स। तो जब आप ये एज अटेन कर लेते हैं तो क्या होता है कि इस एज को अटेन करने के बाद आप रिटायर कर जाते हैं, तो आपकी सीट खाली हो जाती है। और तीसरा है रिमूवल। अब देखिए, मैंने यहाँ पे रिमूवल वर्ड यूज किया है, इम्पीचमेंट नहीं किया है, तो दोनों के डिफरेंस को भी देखेंगे लास्ट में जब हम रिमूवल का पूरा प्रोसीजर समझ लेंगे। ठीक है, तो इम्पीचमेंट और रिमूवल में क्या अंतर है उसको हम बाद में देखते हैं।
तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 कहता है कि एक तो स्पेशल मेजोरिटी से हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड। अब प्लस में इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जो उस समय का प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, ठीक है, वैकेंसीज को साइड करके, तो उसकी मेजोरिटी, ठीक है। तो ये वाला प्रोविजन फुलफिल होना चाहिए। दूसरा, किस ग्राउंड पे हटा सकते हैं, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब देखिए यहाँ पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये एक जो है तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। दूसरा, आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो कानून बना करके किस तरह से जजेस का रिमूवल होगा उसके लिए प्रोसीजर लेट डाउन कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत। तो उसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 124 क्लॉज 4 को ध्यान में रखते हुए इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, एक लॉ इनेक्ट किया। और लॉ क्या इनेक्ट किया, ये 1968 है, जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968। और ये अप्लाई किस पे होता है, तो एक तो 124 क्लॉज 4 सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए और आर्टिकल 218 हाई कोर्ट के जज के लिए। तो दोनों के लिए रिमूवल का सिमिलर प्रोसीजर होता है, क्योंकि दोनों अपॉइंट लगभग सिमिलर तरीके से किए जाते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेम है और रिमूवल के लिए दोनों का प्रोसीजर भी सेम होता है। अब प्रोसीजर क्या है, तो जब किसी भी जज पे रिमूवल का प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक रिजोल्यूशन मूव करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए कंडीशन ये है कि वो रिजोल्यूशन कम से कम लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो 100 मेंबर उसको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए और राज्यसभा के केस में 50 मेंबर, और ये सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के वो हाउस में इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोडक्शन होने के लिए अब क्या है, किसके पास जाएगा, मोशन चला गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, तो लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में कौन होंगे, चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके पास एप्लीकेशन गया। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो क्या करेंगे कि जो लोग रिजोल्यूशन लेके आए हैं उनसे मटेरियल की डिमांड कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। क्या कि मतलब मोशन सही है, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं है, गलत एलिगेशन तो नहीं है, वो एग्जामिन केवल मटेरियल को करेंगे कि मटेरियल है या नहीं, ग्राउंड है या नहीं। उसके बाद जब एक बार मैटर को इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक 3 मेंबर का 3 मेंबर जुडिशियल कमेटी अपॉइंट करते हैं। और ये 3 मेंबर में कौन कौन होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, ठीक है, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, और तीसरे एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, न्यायविद होने चाहिए। अब डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ये 3 मेंबर की एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाती है। अब इस कमेटी का काम क्या है, ये कमेटी चार्जेस फ्रेम करेगी कि क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं जज पे, ठीक है, एक जज पे क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। और एक बार जब एलिगेशन के चार्जेस फ्रेम हो गए तो उस चार्जेस की कॉपी दी जाएगी उस जज को जिस पे एलिगेशन लगाया गया है, ठीक है। और उस जज को मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट करे अपनी डिफेंस के लिए। कैसे कर सकता है, या तो वो खुद कर ले या फिर किसी एडवोकेट के थ्रू करे। अब ये उसको मौका क्यों दिया जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि किसी नो पर्सन कैन बी पनिश्ड अनहर्ड, किसी व्यक्ति को उसका पक्ष जाने बिना सजा नहीं दी जा सकती।
तो यहाँ पे जिस जज को पे चार्जेस लगे हैं उस जज को अपने आप को रिप्रेजेंटेशन का हक है, डिफेंस का हक है, वो अपने आप को कमिटी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है कि जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कमिटी क्या करेगी कि अपना रिपोर्ट बना करके जिस हाउस में, देखिए जिस हाउस में अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा ने कंस्टिट्यूट किया है कमेटी, तो लोकसभा के स्पीकर को, और राज्यसभा ने किया है तो राज्यसभा के चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसमें अपनी फाइंडिंग्स देगी। फाइंडिंग्स क्या होगी कि हाँ ये चार्जेस जो हैं ये प्रूव हो रहे हैं या फिर ये चार्जेस प्रूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उस रिपोर्ट को टेबल करेंगे हाउस में। अगर मानिए कि उसने कहा कि नहीं ये कोई एलिगेशन नहीं, एलिगेशन जो है वो सारे फॉल्स एलिगेशन है, कोई उसका मटेरियल ग्राउंड नहीं है, वो प्रूव नहीं होते हैं, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। बट अगर कमिटी रिपोर्ट कहती है कि जो है तो नहीं ये प्रूव होते हैं और इनको रिमूव किया जाए, रिमूवल सजेस्ट करेगी, तो उस केस में क्या होगा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैटर को हाउस में कंसिडरेशन के लिए मूव करेंगे, ठीक है। मूव करने के बाद दोनों हाउस से इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होगा डिबेट के बाद। डिबेट, अब देखिए जजेस के कंडक्ट को सिर्फ उनके मोशन ऑफ रिमूवल के टाइम पे ही डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट कि एक बार जब दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी, वही वाला कि नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड प्लस इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। अगर इससे पास हो गया दोनों हाउस से तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, जैसे कि बिल पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। तो जब बिल ये पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि एक ऑर्डर ऑफ रिमूवल इशू करेंगे जिससे कि वो जज जो है क्या होंगे, रिमूव मान लिए जाएंगे, ठीक है, उनका पोस्ट खत्म हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा था कि इम्पीचमेंट और रिमूवल में क्या अंतर है, तो इम्पीचमेंट और रिमूवल में अंतर ये है कि इम्पीचमेंट इज एब्सोल्युटली ए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब है कि जैसे ही दोनों हाउस से इम्पीचमेंट का मोशन पास हो जाता है प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो खाली हो जाती है और वाइस प्रेसिडेंट तत्काल प्रभाव से प्रेसिडेंट के फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। अर्थात कि जैसे ही हाउस से पास हुआ वो पोस्ट से हट गए। बट जब रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं तो रिमूवल इसलिए क्योंकि वंस द मोशन हैज बीन पास फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होने के बाद एग्जीक्यूटिव के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट रिमूवल का ऑर्डर साइन करते हैं, तो इट इज लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर। तो इसीलिए यही डिफरेंस है इम्पीचमेंट और रिमूवल में। तो ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, रिमूवल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पावर, फंक्शन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये सेपरेट लेक्चर में इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि हम एक दूसरे के क्षेत्राधिकार को कंपेयर करते हुए पढ़ सकें कि दोनों क्या क्या कर सकते हैं, दोनों की क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।